मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के भाग 36 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बाभन राजपूत के साथ में बैठा है यादव, एक ही ऊंचे सफरे पर। सफरे मने बिछावन या दरी। अरे, जीवेसर मोची भी उसी कंबल पर बैठा है। बस अब रास्ते आ रहा है। देखो, आज तहसीलदार हरगौरी किस तरह हंस हंसकर कालीचरण से बात कर रहा है, मानो एक प्याली का दोस्त है। हाँ, तो यादवों को अब जवाहिरलाल भी छतरी मान लिए हैं। कौन क्या बोल सकता है। बावन दास कौन जात है? कहाँ है बावन दास? पुरनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। अरे भाई, बाहरी आदमी फिर बाहरी आदमी है। उसको इस गांव से कौन जरूरत है? यहां नहीं, वहां। लेकिन कालीचरण, बाल, डोमन ठाकुर क्या कहता है सुनो। ठाकुर नाई टोले से और राज का टोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफरे पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। ओह, आओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो? बोलो, तुम ही आओ। और राज का टोले से तो प्यारे लाल हैं ही। आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी सुपारी कतरते हुए कहते हैं, जमाना बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अखबार गजट पढ़ते हैं वही जानते हैं कि कितना खराब जमाना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते? अरे, चरवाहा सब गाता है, सुने नहीं हो? बड़ जुलुम कैलक अकलवा रे, बंगाल मुलुकवा में 4 करोड़ आदमी मरल। पूछो कालीचरण से। बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल कभी नहीं पड़ा। उम्र ज्यादा होने से क्या हुआ? जो लोग अखबार नहीं पढ़ते वे दुनिया की बातों से वाकिफ कैसे हो सकते हैं? मैं ही पहले से यदि कर कचहरी, कटिहार, पुणिया नहीं जाता तो कूप मंडूक बना रहता, कुएं का बेंग। देखो, सरकार सभी धान वालों से धान वसूली कर रही है। क्यों? सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा। इसलिए अपने हाथ में बर बखत के लिए पूरी स्टॉक रखना जरूरी है। अरे, तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है, तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो। कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगाने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो, और जिसको समूचा भारत बरस हिंदुस्तान की फिक्र करनी पड़ती है, उसकी क्या हालत होगी। अभी तुरंत ही तो सभी लीडर जेल से निकले हैं, तुरंत मिनिस्ट्री लिया है। यदि अकाल पड़ गया तो सुराज मिलने वाला है, वही नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो उसकी सारी ताकत भी लोगों को खिलाने में ही लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज्यादा अन्न उपजाना चाहिए। अभी मान लो कि कर कचहरी, फर फौजदारी करके तुम खेत पर दफा 144 लगा देते हो, फिर 144 होगा। इससे जमीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत पड़ती रहेगा और अन्न नहीं होगा। इसके बाद मालिक लोगों से ही यदि धान मांगोगे तो कहां से देंगे मालिक लोग? अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं, और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखारों में भी चमगादड़ झूलेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे, तो यह पंचायत सिर्फ बेजमीन वालों को ही सीख देने के लिए बैठाई गई है। चुप रहो। तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो? पक्की बात कहते हैं। तहसीलदार काबिल आदमी है। अरे, आज ही ये कालीचरण और बालदेव आया है ना। पहले तो हम लोगों के आँख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में फुसुब विमान पर आ गए हैं। तहसीलदार ठीक कहते हैं।
तहसीलदार बाबू, माए बाप, आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ हाँ तहसीलदार काका, आप ही जो कहिए। ठीक है। क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी। ठीक है ठीक है, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। तो भाई, हम तो हिंदुस्तान भारत बरस की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला। हम तो इसी गांव में गांव का कल्याण देखते हैं कि सभी भाई, क्या गरीब क्या अमीर, सब भाई मिलकर एकता से रहें। न कोई जमीन छुड़ावे, न कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे, आबाद करें, बांट दें। न रसीद मांगे, न नकदी के लिए दरखास्त दें। दोनों को समझना होगा। क्यों हरगौरी बाबू, सुनते हो ना? अपने मैनेजर से जाकर कह देना कि हुजूर अब भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम से कम हमारे यहाँ के रैयतों से, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। सभी बात तो हमारे हाथ में ही है। हम अभी गवाही दे दें कि हाँ हुजूर आली, यह सब फर्जी काम हमसे करवाया गया है, और कल कागज पत्तर, चिट्ठी चपाती, रुका परवाना दिखला दे, तो बस खोफ सहित कबूतर राय नमः। हो, पंचायत के सभी लोग मुफ्त अट्टहास कर बैठते हैं। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, यह भी तो देखना चाहिए। सिंह जी हंसते हुए कहते हैं। महारानी चंपावती। हो, हंसी का दूसरा वे सैकड़ों सरल हृदय इंसानों को गुदगुदी लगाती है। अच्छा अच्छा, अब काम की बात हो। सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है। कोई सोशलिस्ट का लीडर है तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का। लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लौंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ किए तो पीठ की चमड़ी भी उधेड़ लें। खिलावन, जोतकी जी, आप ही लोग कुछ कहिए। जो लौंडे हमको कहते हैं काका, मामा, भैया, फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम कान पकड़कर मल दें या दो कड़ी बात कह दें, तो हमको कोई दोख देगा? नहीं नहीं, आप वाजिब बात कहते हैं। हम गांव से बाहर थोड़े ही हैं, लेकिन एक बात हम भी पहले ही कह देते हैं। अभी आप जैसा करने के लिए कहते हैं हम लोग करें, बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब? कालीचरण कहता है। इसका जिम्मा हम लेते हैं। अरे हमने कहा ना कि सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़े हैं। ठीक बात ठीक बात। लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव के बाहर का कोई आदमी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव के जमीन वालों पर हमला करें तो सबों को सहायता करनी होगी। गांव की जमीन गांव में रहेगी, बाहर वाले क्यों लेंगे, समझे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ आए हैं, वर्षा होगी। दुहाई इंद्र महाराज, बरसो बरसो। हर साल बरसात के मौसम में यही होता है। भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती है, बरसाओ। हे इंद्र महाराज, जरा भी आसमान के किसी कोने में काले बादलों का जमाव हुआ, बिजली चमकी कि बरसों बरसों की पुकार घर घर से सुनाई पड़ती है। जमीन वालों, बेजमीनों, सबों की रोटी का प्रश्न है। और यदि लगातार 5 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और खेतों के आल डूबे की, जरा एक सप्ताह सब्र करो महाराज। इंद्र महाराज की खुशी। यदि उनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार कर एक सप्ताह सब्र कर गए। मौके से वर्षा होती गई, धूप भी उगती रही, तो फिर धान रखने की जगह न मिलेगी। मुहसिन पूछे मुझसे, कहाँ के रख बधान। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक वचनामृत, भविष्य फल और खान वचन है। पंजिका से हिसाब निकालकर बता देंगे कि यह पक्ष सूखेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री स्त्री का संयोग हुआ तो शून्य, यदि पुरुष पुरुष का संयोग निकला तो शून्य। एक बूंद भी वर्षा नहीं होगी। चिल्लाने से क्या होगा? ततमा टोला, पासवान टोला, धानु कुर्मी टोला तथा कोयरी टोला की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सरसाने के लिए जाट जट्टिन खेलती हैं।
आज भी जाट जट्टीन का आयोजन है। कल तो पिछरिया टोले के औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमा है। कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पक्ष सुखार रहेगा। ततमा टोली की औरतों ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया है। एक साथ सब मिलकर जाट जट्टीन खेलें, जरूर बरखा होगी। गुआर टोली और कायस टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी में औरतें जमा हुई हैं। जाट के पास हजारों हजार भैंसें हैं। वह उन्हें चराने के लिए कोसी के किनारे जाता है। जट्टिन घर में रहती हैं, दूध घी और दही की बिक्री करती हैं, हिसाब रखती हैं। सास या पति से झगड़कर रूठकर जट्टिन नैहर चली गई। जाट उसे ढूंढने जा रहा है। जट्टिन बड़ी सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा हो रही थी। सुनरी हमार जटनिया हो बाबूजी, पातरी बास के छौकनिया हो बाबूजी, गोरी हमर जटनिया हो बाबूजी, चाननी रात का इजोरिया हो बाबूजी, नानी नानी दतवा पातर ठोरवा, छटके जैसन बिजलिया। इसलिए जाट को गांव के हरेक मालिक, नायक या मंडल पर संदेह। जट्टिन नैहर नहीं जा सकेगी। किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितनी नदियां हैं, कितने घाट हैं और घटवार हैं। वह रास्ते के हर गांव के मालिक मर्डर और नायक के यहाँ जाता है। मालिक मर्डर माने मंडल प्रमुख। नायक जी हो, नायक हो, होले देहो केवड़िया हो नायक जी, ढूढ़े देहो जटनिया हो नायक जी। जट्टिन बनी है रम पियरिया और जाट बनी है कोयरी टोला की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है। जाट जट्टिन अभिनय के साथ और भी सामयिक अभिनय और व्यंग नाट बीच बीच में होते हैं। फुलिया बनी है डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह जोड़ जोड़कर डॉक्टर के गले में झूलने वाला आला बनाया है। सनीचरा का नया पैजामा मांग लाई है और बिहुला नाच वालों के यहां से साहबी टोपा और कोट मांग लाई है। ए मैन, इधर आता है, बोलो क्या होता है। हुजूर, थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा आग भी दुखता है, थोड़ा कान भी दर्द करता है और कलेजा भी धुक धुक करता है। सर्दी भी होता है, गर्मी भी लगता है, भूख नहीं लगता है और जब भूख लगता है तो खाना नहीं मिलता है। रोगी बनी है धानुक टोले की सुरती, खूब बात जोड़ती है। अरे बाप रे बाप, ऐसी बीमारी तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नेबज देख कर रो हूं, तुम नहीं बचेगा। तुम्हारी बीमारी को कीड़ा हो गया, जैक्सन लगेगा। दूसरी रोगनी आती है, कुर्मी टोले की ताराबत्ती। ऐ औरत, तुमको क्या हुआ। हमारा दिल दग दग करता है। अरे बाप, यहाँ तो सबों का दिल धक धक करता है। हमारा भी दिल धक धक करने लगा। डॉक्टर और रोगनी दोनों डरते हुए एक दूसरों को बाहों में पकड़ लेती हैं। दिल धक धक, दिल धक धक। औरतों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। बूढ़ियों की खांसी उभर आती है। हो खो खो, अखों खूब किया। मर्दों को जाट जट्टिन देखने का एकदम हक नहीं। यदि यह मालूम हो गया कि किसी ने छिप कर भी देखा है तो दूसरे दिन पंचायत में चली जाएगी बात। जिसकी मूछें नहीं उगी हैं वह देख सकता है। अंत में औरतें मिलकर हल जोतती हैं। हल और बैल किसी का ले आती हैं और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती हैं। अरे बिस्नाथ तहसीलदार, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे। अरे सिंहवा सिपहिया रे, पानी लाओ रे। अरे राम खिलौना रे, पानी ला रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है। अरे डॉक्टरवा रे, अरे परसंतो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रहे। हो हा हा। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए मैला आंचल उपन्यास के भाग 38 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। 2 दिन से बदली छाई हुई है। आसमान कभी साफ नहीं होता। 2-3 घंटों के लिए वर्षा रुकी, बूंदाबांदी हुई, फिर फुइया। एक छोटा सा सफेद बादल का टुकड़ा भी यदि नीचे की ओर आ गया
तो हरहरा कर वर्षा होने लगती है। आषाढ़ के बादल, रात में मेढकों की टरटराहट के साथ असंख्य कीट पतंगों की आवाज सुनने में एक अटूट रागनी बजा रही है। टर मेक, झी ची किर शी किटिर टीटर। कोठारे लक्ष्मी दासिन को नींद नहीं आ रही है। चित्त बड़ा चंचल है। रह रहकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर कोई पतंगा घुरघुरा रहा है। वह रह रहकर उठती है, बिछावन झाड़ती है, कपड़े झाड़ती है, लेकिन वहीं सरसराहट। वह लालटेन की रोशनी तेज कर बीजक लेकर बैठ जाती है। जाना नहीं, बूझा नहीं, समझू किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बताए कौन। कौन राह बतावे? नहीं, उसने बालदेव जी को जाना है, अच्छी तरह पहचाना है। महंत सेवादास जी कहते थे, लक्ष्मी, बालदेव साधु पुरुष है, लेकिन बालदेव जी तो इतने लाजुक हैं कि कभी एकांत में बात करना चाहो तो थर थर कांपने लगे, चेहरा लाल हो जाए, लाज से या डर से। लेकिन विरह बाण से घायल लक्ष्मी का मन सिसक सिसक कर रह जाता है। विरह बाण जी ही लागिया, औषध लगे न ताहि, सुसुक सुसुक मरी मरी जीवे, उठे कराही कराही। किंतु बालदेव जी को क्या पता लक्ष्मी क्या करे। टर मिक मिक झी ची टी टी झी नी। नहीं, लक्ष्मी अब नहीं सह सकेगी। वह बालदेव जी के पास जाएगी। मसहरी नहीं है बालदेव जी को, मच्छर काटता होगा। नहीं, वह नहीं जाएगी। वह क्यों जाएगी? पानी प्यावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, तृषा बंत जो होएगा, पीवेगा झक मारी। रामदास, महंत रामदास अब लक्ष्मी से बहुत कम बोलते हैं। वे नाम के महंत हैं। वे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। कितनी आमदनी और कितना खर्च होता है उनको क्या पता। 20 से ज्यादा तो गिनना नहीं जानते, कौड़ी का हिसाब जानते हैं। रामदास जी समझ गए हैं कि यदि लक्ष्मी मठ को एक दिन के लिए भी छोड़ दे तो रामदास के लिए यहाँ टीका रहना मुश्किल होगा। लक्ष्मी जादू मंतर जानती है। क्या कागज पत्तर, क्या खेती बाड़ी और क्या हाकिम महाजन, सभी में वह अव्वल है। महंत रामदास जी समझ गए हैं कि यदि इज्जत के साथ बैठकर दूध मलाई भोग करना हो तो लक्ष्मी को जरा भी अप्रसन्न न किया जाए। तन का ताप मन को चंचल करता है, लेकिन क्या किया जाए। यदि एक दासिन रखने का हुक्म लक्ष्मी दे दे तो गड़गड़ाम, गड़गड़, बादल घुमड़ा, बिजली चमकी और हरहरा कर वर्षा होने लगी। हाँ, अब कल से धन रोपनी शुरू होगी। जय इंद्र महाराज, बरसों बरसों। लेकिन बीचड़ के लिए धान कहाँ से मिलेगा? बीचड़ माने बिहन या बीज धान, धान का जो छोटा पौधा जिसे रोपा जाता है। आज तो पंचायत में सभी बड़े मालिक लोग बड़ी बड़ी बात बोलते थे। कल ही देखना कैसी बात करते हैं। अपने खर्चा के जोगी धान नहीं है, बिहन नहीं है, अथवा पहले हमको बोने दो। गड़गड़ाम गुड़ुम। बिहन का धान मालिकों को देना होगा, हमेशा देते आए हैं, इस बार क्यों नहीं देंगे? कालीचरण ऑफिस में सोए अधसोए और लेटे लोगों से कहता है, और बार दूना लेते थे, बिहन का दूना। इस बार सो सब नहीं चलेगा। यदि तहसीलदार मामा ने ऐसा प्रबंध नहीं किया तो फिर संघर्ष। बिजली चमकती है, बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं। मंगला अब कालीचरण के आंगन में रहती है। कालीचरण की मां अंधी है। कालीचरण की एक बेवा अंधेड़ फुफ्फू है। मंगला की मीठी बोली सुनकर कालीचरण की मां की आंखें सजल हो उठती हैं और फुफ्फू की आंखें लाल। जब जब बिजली चमकती है, पछवारिया घर के ओसारे पर सोई फुफ्फू पुअरिया घर की ओर देखती है। आदमी की छाया नहीं, बांस। पुअरिया घर में सोई मंगला भी जगी है। बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से उसे बड़ा डर लगता है। बचपन से ही वह बादल, बिजली और आंधी से डरती है। और यहाँ की बरसात तो फिर बिजली चमकी। कौन? मंगला फुसफुसा कर कहती है, कौन? भीगे हुए पैरों के छाप बिजली की चमक में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सोनाए यादव अपनी झोपड़ी में 12 मासा की तान छेड़ देता है। यही प्रीति कारण सेत बाधल, सिया उदेश श्री राम रे, सावन है सखी सबद सुहावन, रिमझिम बरसत मेघ है।
रिमझिम बरसत मेघ। कमली को डॉक्टर की याद आ रही है। कहीं खिड़कियां खुली न हो। खिड़की के पास ही डॉक्टर सोता है। बिछावन भीग गया होगा। कल से बुखार है, सर्दी लग गई है। न जाने डॉक्टर को क्या हो गया है। कहीं मौसी सचमुच में डायन तो नहीं। डॉक्टर को बादल बड़े अच्छे लगते हैं। कल कह रहा था, मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूं। छर छर। बादल मानो धरती पर उतर कर दौड़ रहे हैं। छहर छहर छहर। बिरसा माझी अब लेटा नहीं रह सकता। परसों गांव वालों ने मीटिंग किया और बालदेव जी, संथाल बाहरी लोग हैं। तहसीलदार हरगौरी का सिपाही आज जमीन सब देख रहा था। अख्ता भदे धान पक गया है। काटेंगे क्या? किस खेत में कौन धान बोएगा? तो क्या सचमुच में संथालों की जमीन छुड़ा लेंगे तहसीलदार? जमींदारी प्रथा खत्म हुई, लेकिन तहसीलदार जमीन से बेदखल कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। क्या होगा? कल ही देखना है। जमीन पर हल लेकर आवेगा तहसीलदार। भदय धान काटने आवेगा। तब देखा जाएगा। पहले से क्या सोच फिकर। वह अब लेटा नहीं रह सकता। लेटे ही लेटे मादल पर वह हाथ फेरता है। रिंग रिंग ता धिन ता। गुड़गुड़ुम गुड़ुम गुड़ुम। बिजलियां चमकती हैं। कल बीचड़ मिलेगा या नहीं? बालदेव जी को मच्छर क्यों नहीं काटता है? कालीचरण की फूफी सोती क्यों नहीं? और डॉक्टर की खिड़की बंद है या खुली? इसका जवाब तो कल मिलेगा। अभी जो यह सोना यादव 12 मासा लाप रहा है, इसको क्या कहा जाए? गांव घर में गाने की चीज नहीं है 12 मासा। अजीब है यह सोनाए भी। उमर विजय भान या लोरिक नहीं, 12 मासा। खेत में रोपनी करते समय गाने वाला गीत 12 मासा। धान के खेतों में पांवों की छप छप आवाज के साथ वह गीत इतना मनोहर लगता है कि आदमी सब कुछ भूल जाए। यह संथान टोली में मादर क्यों बजा रहा है बेवजह? और जब यह सुनाए 12 मासा गा ही रहा है, तो 4 कड़ी सुनने दो बाबा। बेताल का ताल बजा रहे हो। वर्षा की छपछपाहट और बादलों की घुमड़न में मादर की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती। गनीमत है। ओ, सुनाए ने अब झूमर 12 मासा शुरू किया है। अरे फागुन मास रे, गौना मोरा होइत कि पहिरू बसंती रंग है। बाट चलता कोसिया सम्हारी बान्हू, अचरा ये पवन झरे हे। डॉक्टर अब गांव की भाषा समझता ही नहीं, बोलता भी है। ग्राम गीतों को सुनकर वह केस हिस्ट्री लिखना भी भूल जाता है। गीतों का अर्थ शायद वह ज्यादा समझता है, सुनाए से भी ज्यादा। अचरा है पवन झरे हे, आंचल उड़ी उड़ी जाए। गांव के और लोग कहेंगे कि रात में रह रहकर वर्षा होती थी। आधा घंटा बंद, फिर झरझर। लेकिन डॉक्टर कहेगा, सारी रात वर्षा होती रही, कभी बूंद रुकी नहीं। विशाल बट के तले करकट टीन के छप्पर वाले घर पर जो बूंदें पड़ती थी, कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। तो सुबह हो गई। सुनाय अब खेत में गीत गा रहा है। सुनाय अकेला नहीं है। सैकड़ों कंठों में एक एक बिरहीन मैथिली बैठी हुई कूक रही है। आम जे कटहल, तूत जे बढ़हल, नेबुआ अधिक सुरेब, मास आषाढ़ हो रामा, पंथ जनी चढ़ी, दूरही से गरजत मेघ रे मोर। बाग और आम, कटहल, तूत और बढ़हल के अलावा कागजी नींबू की डाली भी झुकी हुई है। और दूर से मेघ भी गरज कर कह रहा है, आ पंथी, अभी राह मत चलना। लोग दूर के साथी को अपने पास बुलाते हैं, विरह में तड़पते हैं, मेघों के द्वारा संदेश भेजते हैं। और घर आया हुआ परदेसी बाहर लौट जाना चाहता है। नहीं नहीं, बिजली की हर चमक पर मैं चौक चौक कर रह जाऊंगी। बादल जब गरजते हैं तो कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। 18 मास अषाढ़े, गरजे घन, बिजरुई चमके सखी हे ए। मोहे तजी कंता जाए परदेसा आ कि उमड़ू कमला माई हो। हई रे, कमला में बाढ़ आ जाए तो कंत रुक जाए। इसलिए कमला नदी को उमड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिनके कंत प्रदेश से लौट आए हैं, उनकी खुशी का क्या पूछना। झूलनी रागनी उन्हीं सौभाग्यवतियों के हृदय में मिलनोच्छ्वास से झूम रही हैं। खेतों में
मास आषाढ़ चढ़ल बरसाती, घर घर सखी सब झूलन लगाती, झूली गावती मंगल बानी, सावन सखी अलिए मस्त जवानी, देखो देखो सखीरी ब्रिज बाला, कहाँ गए यशोधा कुमार नंद लाला। देखो देखो घर का कंत कहीं गांव में ही राह न भूल जाए, देखो देखो कहाँ गए, किसी की झूलनी पर झूल तो नहीं रहे। चाय, कौन, कमला? डॉक्टर अचका जाता है। हाँ, चमकते क्यों हो? तुमको भी सुई का डर लगता है? यह मीठी दवा नहीं, मीठी चाय है डॉक्टर साहब। अब चाय पीकर ही जीना है, तो आंख खुलते ही गर्म चाय की प्याली सामने रखने की जरूरत है। कमला पास की कुर्सी पर बैठकर चाय बनाती है। प्यारू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारू को इतना खुश बहुत कम बार देखा गया है। अब समझे? यह प्यारू नहीं कि हर बात में नहीं कर टाल दिया। चाय बनावे तो नहीं, अंडा बनावे तो नहीं, खाना परोसे तो नहीं। अब समझे? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 38 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 39 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। संथाल लोग गांव के नहीं, बाहरी आदमी हैं। जरा विचार कर देखो, यह तंत्रिमा का सरदार है। अच्छा तुम ही बताओ जगरू, तुम लोग कौन तत्मा हो? मगहिया हो ना? अच्छा कहो, तुम्हारे दादा ही पश्चिम से आए और तुम्हारी बेटी तिरहुतिया तंत्रिमा के यहाँ ब्याही गई है। मगहिया चाल चलन भूल गए। अब तिरहुतिया और मगहिया एक हो गए हो। लेकिन संथालों में भी कमार हैं, माझी हैं। वे लोग अपने को यहाँ के कमार और माझी में कभी खपा सके? नहीं, वे तो हमेशा हम लोगों को ही छोटा कहते हैं। गांव से बाहर रहते हैं। कहो तो गाने को किसी संथाल को, विदेशिया का गाना या एक कड़ी चैती कभी नहीं गावेगा। इसका दारू हरगिज नहीं पिएगा। जब पिएगा तो पचा ही, समझो, सोचो। तहसीलदार साहब दरवाजे पर बैठे हुए बीहन लेने वालों से कहते हैं। 150 से ज्यादा लोग हैं। कालीचरण भी हैं, वासुदेव जी भी हैं और बालदेव जी भी हैं। तहसीलदार साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। नहीं भाई, जो भी हो, तहसीलदार साहब ही एक आदमी हैं जो कि गांव की भलाई बुराई की बात समझते हैं। ठीक कहते हैं तहसीलदार साहब, एकदम से फाटक खोल हुक्म दे दिए हैं। कोई बात नहीं, इस बार तुम लोगों को संदेह क्यों हुआ? अधियादार लोग ही बीहन के वाजिब हकदार हैं, और जो लोग मेरे यहाँ अधिया नहीं है उन्हीं से पूछो कि किसी साल हमने लौटाया है किसी को। तब यह है कि पिछले साल जैसी उपज हुई थी सो तो देखा ही हुआ है। 30 पर पेड़ी लाभी कानून का देना भी अभी बाकी है। पेड़ी लाभी मतलब पैडी अथवा लेवी कानून। बहुत कोशिश पैरवी करके किसी तरह 100 मन कराया है। हरगौरी बाबू की कृपा से तो 500 मन लग गया था। इनसे शायद दरोगा साहब ने पूछा और इन्होंने बता दिया कि 5000 धान होता है। वह तो थाना कांग्रेस के सेक्रेटरी ने कितनी कोशिश करके इसको 100 मन बनाया है। कल हरगौरी बाबू से पूछ रहे थे कि कहिए बाबू हरगौरी जी, यदि 500 मन धान अभी दे देते तो गांव वालों को बीहन और खर्चा कहां से मिलता? तहसीलदार होने से तो नहीं होता। ठीक बात, ठीक बात, वाजिब कहते हैं तहसीलदार साहब। कालीचरण के मन में बहुत से सवाल आते हैं, पर वह नहीं पूछेगा। उस दिन सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि कामरेड, अभी संघर्ष मत छेड़ो। सबसे पहले अभी किसी एक इलाके में एक एरिया लेकर इसको स्पारमिन करेंगे। स्पारमिन माने एक्सपेरिमेंट। तब इसके बाद और इलाके में इसके लिए हुक्म देंगे। सो भी संघर्ष से 1 महीना पहले दरखास्त लेना होगा लोगों से, फिर इंक्वायरी, फिर एजुकेटिव मीटिंग। तब जाकर राय मिलेगी कि संघर्ष करना चाहिए कि नहीं। मेल माफत और पंचायत से अभी जो काम चले चलाइए। कुछ दिनों के बाद तो पार्टी एकदम धावा बोल देगी। हाँ, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। कालीचरण भी कहता है, बालदेव जी भी कहते हैं। बौन दास कहाँ है? पूर्णिया से लौटकर नहीं आया है? हरगौरी बाबू भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि काली टोपी वाले नौजवानों की लाठियों से ज्यादा खतरनाक हथियार है कानूनी नुक्स। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद इसके माहिर हैं। उनसे भी बैर लेना ठीक नहीं। सिंह जी को हरगौरी की तहसीलदारी पर पूरा भरोसा था। काली टोपी वाले संयोजक जी पर पूरा विश्वास था। लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ ने तो कानून की ऐसी लकड़ी लगाई है कि भूमिहार भी मात, राजपूत का बल्लम बरछा उसके आगे क्या करेगा।
ऊपर से कितना हंसमुख और कितना मीठ बोलिया है तहसीलदार विश्वनाथ, लेकिन पेट में जिलेबी का चक्कर है। राज का नया सर्किल मैनेजर दांतों तले उंगली दबाता है। ऐसा कानूनची आदमी, कहा इस्तीफा दे दो, इसलिए तड़ाक से दे दिया। कांग्रेसी का लीडर हो गया है, हद है, इससे पार पाना मुश्किल है। हरगौरी ने सिंह जी के नाम संथाल टोली की 25 एकड़ जमीन बेनामी कराई है, जिसमें से 2 एकड़ सिंह जी को मिलेगी। खिलावन ने भी 5 बीघा संथान टोली की बंदोबस्त ली है। कोयरी टोला वालों से कहता है, यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के नाम 200 बीघे और मेरे नाम से 50 बीघे की लिखा पढ़ी नहीं की तो फिर देख लेना। हाँ, कायस्थ है, खेल नहीं। सुमृत दास बेतार अब फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के साथ है। अब तो जैसे हरगौरी तहसीलदार वैसे विश्वनाथ तहसीलदार, लेकिन शर्त यही है, संथालों को सब मालूम है। अभी बालदेव जी, बावन दास जी और कालीचरण जी सब एक हो गए हैं। संथाल लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। धर्मपुर में देखा नहीं, ऐसा ही हुआ। इसीलिए बड़े बूढ़े ठीक कह गए हैं, यहां के लोगों का विश्वास मत करना। जब जिससे जो फायदा हो ले लेना, मगर किसी के साथ मत होना। संथाल संथाल है और दिक्कू दिक्कू। दिक्कू दिक्कू मतलब संथाल लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते हैं। पान चाय देखो पत्थर की तरह मजबूत बनाता है, और पीकर देखो यहां का दारू, पत्थर को गला देगा, हरगिज नहीं। दिक्कू आदमी भट्टी का दारू, इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है। साथी छोड़ सकता है, तीर कभी चुकता नहीं। चुनका माझी क्या बोलता है? डॉक्टर से क्या पूछने गया था? पूछना चाहिए था कालीचरण से, बालदेव जी से, तहसीलदार साहब से। बालदेव और कालीचरण लोगों को ध्यान दिला रहे हैं, तहसीलदार साहब से। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग भी जमीन के असल मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया, जमीन उसी की होगी। डॉक्टर ने कहा है? डॉक्टर ने। सिनिया मुरुम हंसती है। डॉक्टर हम लोगों का नाच देखना चाहता है, रोज टोकता है। जवान जोगिया माझी तीर के पूंछ पर जंगली हंस के पैरों को बांधता हुआ कहता है, डॉक्टर ने खरगोश का दाम दिया था 10 रुपया, 12 रुपया दर्जन चूहा, 2 सियार के बच्चों का दाम 50 रुपया। दे सकता है कोई बड़ा आदमी इतना दाम? सरकारी आदमी है, मगर घुसखोर नहीं। कालीचरण को एकांत में कहती है मंगला देवी, एकदम अनुनय करके कहती है, काली तुम मत जाना, संथाल लोग नहीं मानेंगे, जरूर तीर चलावेंगे। मैं जानती हूं, तुम नहीं जानते काली बाबू, ये लोग कैसे होते हैं। उनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली हैं। देखने से पता चलेगा कि बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सिर की कसम। ठीक ही तो है, जो लोग सरगना मेंबर हैं वे क्यों जाएंगे? वासुदेव, सुनरा और सनीचर भी नहीं जाएगा। हाँ, प्यारे भी नहीं जाएंगे। सोमा जट जाएगा? जाने तो, वह मेंबर नहीं है। बालदेव जी तो ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं, वहां हिंसा का भय है, वे नहीं जा सकते। तहसीलदार साहब लीडर हुए हैं, खुद जाएं या लठैतों को भेजें, हिंसा करें या अहिंसा करें। बालदेव जी तो सिर्फ चवनिया मेंबर हैं। बावन दास यदि रहता तो अभी अकेले सबको मैं तहसीलदार विश्वनाथ के कानून के मात कर देता, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है। 7 दिन हुए चिट्ठी लिखाने गया है, सो लौटा नहीं। गांधी जी को चिट्ठी देगा। गांधी जी को इतनी फुर्सत कहाँ है बाबा, जो तुमको जवाब देंगे। लेकिन नहीं, बावन ने बहुत बार चिट्ठी लिखवाई है और हर बार जवाब आया है। भाई बावन दास जी, आपका खत मिला। इस बार संसांग जी सबको पढ़कर सुना रहे थे। महात्मा जी ने बावन दास को प्रणाम लिखा है। बावन दास को महात्मा जी भगवान कहते हैं। बावन जरूर अवतारी आदमी है। वह ठीक कहता था। भारत माता और भी जार बेजार रो रही है। मैया रे मैया, बाबा हो बाबा। कौन रोती है? रमपियरिया रोती है। उसके भाई गनौरी को तीर लग गया है। कहां गया? किसने मारा? संथालों ने? कहां? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? गांव में कुत्ते भूख रहे हैं, कौए कांव कांव कर रहे हैं। जोतकी काका ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेगा। हसेरी, बलवा लाठी निकाल रे। कहां हसेरी? भाला निकालो रे। कहां हसेरी? कैसा बलवा? क्या बात है? संथाल लोग
तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के 40 बीघा वाले बीहन के खेत में बीहन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में? नहीं भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में। लाठी निकालो। गनोरी ने हल्ला किया। तीर छोड़ दिया। जांघ में लगा है तीर। लहू की नदी बह रही है। बेहोश है। अस्पताल में डॉक्टर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बिचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो चलो, मारो साला संथाल, बाहरी आदमी, जान जाए तो जाए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की ही जमीन पर धावा किया है। चलो रे। भौं भौं भों भों, कुत्ते परेशान है, भुगते हैं। रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। संथालों के डिग्गा और मादल एक स्वर में बोल उठे। रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। आज रिंगता धिनता अथवा डा डिंगा नहीं, सिर्फ रिंग रिंग रिंग, डा डा डा। यह खेत में बजा रहा है, संथालियों को सचेत कर रहा है। तुम लोग भी तैयार रहो, डा डा डा। संथाली ने जवाब देती हैं, रिंग रिंग रिंग, अर्थात तैयार है। जूड़े में फूल खोसने में जितनी देर लगे, तैयार है। जय काली माई की जय। 200 गलों की आवाज सुनकर काली थान के बड़गाछ पर बैठे हुए कौवे एक ही साथ कांव कांव कर उड़ते हैं। कुत्ते और भी जोर से भुकने लगते हैं। जय काली माई की जय। महात्मा गांधी की जय। इनकिलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। झंडा हिंदू राज का, हिंदू राज की जय। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जय। बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से, भागने न पावे। हो 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 हो। अब नारा नहीं, सिर्फ हो हो हो। घेर घेर, मारो, हो हो हो। तीर चल रहा है, लेट जाओ, तीर चलाओ। मारो, गुलेटा चलाओ। बिरसा माझी भागा जा रहा है। मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा। छप, भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिन भी तीर चलाती हैं, बच्चे भी। बिरसा माझी गिर पड़ल रे, डा डा डा, रिंग रिंग रिंग, गिरने दो, तुम भी गिरो। बैठ के तीर चला सोनिया। सूखी मुर्मू गिरल रे, डा डा डा, गिरने दो, तुम भी गिरो, रिंग रिंग। जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा। हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पर। हाँ वाह बेटा, डा डा डा। हरगौरी तहसीलदार गिरले रे, गिरने दो, रिंग रिंग रिंग। तहसीलदार, हरगौरी तहसीलदार गिर पड़ा, भागो मत। ऐ सुनो, तुम लोगों को अपना मां बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली क्रिया, जो भागे वह दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे हैं, अब घेर के मारो। मंगलदास को संभालो, चलो। जय काली माई की जय। मारो भाला। अरे बच्चा नहीं है, इसी ने तहसीलदार को मारा है। वाह बहादुर, ठीक है। अब लगाओ गुलेठा उस बूढ़े को, साला डिग्गा बजा रहा है, भाग रहा है, साले सब भाग रहे हैं, घेरो, भागने न पाऊं। संथाली ने पाट के खेत में छिपी हुई हैं, घेर लो। एकदम फ्री, जो जी में आवे करो। बूढ़ी जवान बच्ची जो मिले, आजादी है। पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं है। फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। संथालिनें भी रोती हैं, दर्द से छटपटाती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं या गाती हैं। कोहराम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में। कहां 200 आदमी और कहां 2 दर्जन संथाल, 1.5 दर्जन संथालिनें। सब ठंडा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल हुए और एक लड़के की हालत खराब है। संथालिनें दोहरे दर्द से कराह रही हैं। तहसीलदार की हसेरी में 10 गुंडे ठंडे हुए, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया गया। तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 39 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ और सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।